उमेश यादव जी, क्या बसपा के वोट में सेंध लगाने का प्रयास है? लगेगी कि नहीं लगेगी वो तो बात की बात है, ठीक, क्योंकि लगने में तो फिर देखना होगा कद किसका बड़ा है, मायावती का बड़ा है या मौर्य का बड़ा है। मौर्य मायावती के द्वारा बनाए गए व्यक्ति थे, मौर्य ने मायावती को नहीं बनाया। उमेश यादव जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि अभी जो भाई जी कह रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि श्री रामचरितमानस जो 50 साल पहले इनके कथनानुसार 50 साल पहले गीता प्रेस ने छापी है और वो पहले पेज पे लिख रही कि शुद्ध नहीं, इसके कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिलते। तो जब वो शुद्ध नहीं है तो मौर्य जी ने श्री रामचरितमानस की चौपाई अथवा श्री रामचरितमानस को बैन करने की बात क्यों की जब वो शुद्ध नहीं है? बैन करने की बात की कि वो 85% समुदाय को अपमानित करती है, इसलिए तुम्हारे जैसे दलालों के सारे नहीं चलेगी जो आज बैठ करके वहां जा करके दलाली करने की बात कर रहे हो भारतीय जनता। इसलिए कही है कि लिखा ढोल गमार सूद पसुनारी, ये तो उसमें यह भी लिखा है कि नहीं, केवल कोई उमेश यादव की आवाज। अब आप देखिए जी उमेश यादव जी, श्री रामचरितमानस में सुग्रीव और बाली के प्रसंग में भी लिखा है कि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुत सट संन्यास समझ चारी इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई ताई बदे कछपाप न होई। तो यह भी लिखा है श्री रामचरितमानस में। अमिताभ जी इनसे कहिए, ये 4 पन्ने पढ़ के शास्त्रार्थ करने की बात कर रहे हैं। हम लोग भी शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं। इसी श्री रामचरितमानस में उन्होंने दूसरी लोगों ने महिला के सम्मान के लिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं, इसलिए वो आदरणीय है। इस विषय पर सीता जी के माता सीता के लिए पूरा एक प्रसंग लिखा है। ठीक, कभी समय दीजिएगा, शास्त्रार्थ हमें भी आता है। ठीक है, उन्होंने शास्त्रार्थ करना है तो हरिद्वार जाओ, तो ये टीका लगा के भगवा डाल के एक पाखंडी जो आ गए, इन्होंने रामचरितमानस और राम को सबको विवादित करने का काम किया। राम सबके तुलसीदास जी को बहुत बड़ा काम किया है। स्वामी प्रसाद जी को बहुत काम किया है। तुलसीदास जी आदरणीय हो सकते हैं, राम जी तो पूजनीय हैं, लेकिन ये जो पाखंडी सब लोग रुके, मैं मनोज पंडित के पास चलूंगा। इस देश में राजनेता बुरा मान जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने खुद प्रहसन जैसी स्थिति पैदा की। क्या पिछले चुनाव में फरसा लेके चले जय परशुराम, अब बता रहे हो तुलसीदास दुबे थे इसलिए गड़बड़ कर गए। इसलिए राजनेताओं की बात पर बहुत यकीन नहीं कि देश को करता ना, और कहीं तो बुरा हो जाता है कि फरसा लेके नहीं चल रहे सब लोग, ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कर रहे थे, ब्राह्मण कमेटी नहीं बनाई थी, से कौन इंकार कर रहा है? अब बता रहे हो तुलसीदास दुबे, तुलसीदास धीमे बोलते हो, तुलसीदास दुबे, ये जो भाव है ना, ये भाव खराब है। ये बात मैं नहीं इस भाव से टकराव मत कर लीजिए, ठीक है। मनोज पंडित, मुझे लग रहा है 24 में देश में क्या होगा वो तो देश जाने, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ने ट्रैक नहीं बदला, क्योंकि जैसे अभी पिछला बदला था, अचानक से स्विंग लिया 360 डिग्री पर, अगर ऐसा नहीं लिया और इसी ट्रैक पर चले मौर्य वाले ट्रैक पर, तो 24 में उत्तर प्रदेश में विशुद्ध जातिगत संघर्ष राजनीतिक होगा। हालांकि भाजपा भी मुथरी नहीं है जातियों के खेल में, और सपा तो है ही, और बसपा भी है, तो कुल मिला के कांग्रेस तो वैसे इतनी धूल उड़ेगी मैदान में कि डर के आधा अलग हो जाएगी। तो 3 पार्टियां खुलेआम जाति का एक विशाल युद्ध। फिर मुझे लगता है हम लोग 24 के बाद तो ये मान लेंगे कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर जनता ने दे दिया। मनोज पंडित जी, नहीं, ये है कि अब उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो जातिवाद की राजनीति हुआ करती थी, नहीं, आज भी हो रही है, भगवान का पूरा आशीर्वाद है, 100% हो रही है जी, हो रही। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या इनकी बातों पे विश्वास किया जा सकता है
बेटी तो भाजपा में है, पिताजी समाजवादी पार्टी में है, और चुनाव से पहले इनके बयान ये थे, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान और ये पूरी की पूरी टीम कूद के धराई और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया इन लोगों ने। आप ये देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि जनता इनकी बातों को सीरियसली लेगी, और इनका ये जो अपने आप को महिमा मंडित करने का जो तरीका है और अपने आप को जो मीडिया में छाए रखने का तरीका है, ये ठीक नहीं है। सब लोग समझते हैं इस बात को, और अब ये जो कांड चलने वाले हैं नहीं कि चुनाव अब लोग पुलवामा जैसा मत कराना, पीओपी में हमला मत कर देना और आके चुनाव लड़ लेना। मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं चैलेंज करके कि पुलवामा जैसा कुछ मत करवा देना, फिर जाके कश्मीर पाकिस्तान से गलबैया डाल करके और फिर से आकर के पीओके में हमला मत करवा देना। कोई आतंकवादियों से भाई आप सुनिए तो भाई, आपका बीपी बढ़ जाएगा। नितिन भाई आप समझिए, हम नहीं चाहते आपका बीपी बढ़े, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। आप देखिए, डिबेट के तरीके से करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं। आप बीच में बोल के चीजें खराब करेंगे तो चीजें बन नहीं पाएंगी। नितिन जी, राजनीति छोड़ देना। आप समाजवादी पार्टी में हैं, हमें पूरा प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी के लोग कैसे काम करते हैं। राम जी गर्भगृह में चले जाएंगे। क्यों राम जी गर्भगृह में चले जाएंगे? इसके नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हो। आइए बेरोजगारी पे चुनाव लड़िए, महंगाई पे चुनाव लड़िए, मुद्दों पर चुनाव लड़िए, देश की तरक्की पर चुनाव लड़िए। क्यों डेट दे दी गई फरवरी में कि राम जी को गर्भगृह में बैठा देंगे मोदी जी? राम जी का नाम मत लेना, हिंदू मुसलमान की बात मत करना, मुद्दे पर चुनाव लड़ना। राम जी आपके ये राम जी किसी जनता मजदूर है क्या? राम जी तो आप क्या बात कर रहे हैं? राम जी सबके आराध्य हैं, सब पूरा विश्व पूजा करता है उनकी। देना पड़ेगा इस बात का कि राम जी किसके हैं किसके नहीं है। एक मिनट रुकना होगा। ठीक है नितिन भाई, अभी रुकना होगा आगे भैया। त्यागी जी, अच्छा सब ऐसा युद्ध देख के वो जली कट्टू होता ना, क्या होता है तमिलनाडु में, उस टाइप का माहौल बन रहा है यूपी में है। आप लोगों को डर नहीं लगता कि भाई हम कहाँ से एंट्री लेंगे उस भगदड़ में? कांग्रेस क्या करेगी? मोहब्बत की दुकान खोल लें, कहाँ दुकान खोलोगे? ऐसी तलवारें चल रही होंगी, दुकान सब लुट जाएगी। नहीं, देखिए अमिताभ जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धार्मिक बंटवारा कर चुनाव लड़ती है, इसी तरह समाजवादी पार्टी भी उसी कोशिश पर है कि जातीय बंटवारा कर चुनाव लड़े। पर देश को आजाद हुए लगभग 76 वर्ष होने को है और जनता अब समझ चुकी है भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद। मैं निश्चित तौर पर और मैं मानता भी हूँ कि अब ये बंटवारे की राजनीति नहीं चलेगी। जिस तरह से नफरत और भेदभाव लगातार जिनके खिलाफ है, दूसरा नहीं करेगा भाई जी। ये सारा ठेका तुमने ले रखा है कि तुम चाहे जैसी राजनीति करो, हम तुम्हारे सामने दंडोत हो जाए। राजनीति करने आए तो राजनीति ही करेंगे, और जिस दिन राजनीति से मन बढ़ जाएगा उस दिन स्वामी जी तरीके बढ़िया टीका लगाएंगे, परेड में बढ़िया रुद्राक्ष की मालाएं मिलती खरीद लाऊंगा और 15 दिन दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। आपसे बड़ा महात्मा बन जाएगा। कृपया बोलने दें। नितिन भाई रुकिए, अब केवल अभिमन्यु त्यागी जी। देखिए भाई जी, मेरा निवेदन है, कृपया करके बोलने जी। मैं कहना चाहता हूं कि एक नेता समाजवादी पार्टी में थे, उनका नाम था नरेश अग्रवाल। उन्होंने विस्की में एक भगवान जी का नाम लिया और रंग में भी लिया। इन्होंने विरोध दर्ज करा, लेकिन अपनी सरकार में उनके बेटे को मंत्री बनाया, मंच पे जगह दी और वाहवाही करी, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी संघमित्र मौर्य, वो भारतीय जनता पार्टी में सांसद है। आपने उन्हें कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं दिया? उन्हें पार्टी से बाहर निकालिए। आप किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं? अरे जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? आप लगातार ध्रुवीकरण, लगातार बंटवारे के तहत चुनाव लड़ते रहेंगे और अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। आज जो देश को जरूरत है वो है रोजगार की। ठीक, रोजगार कौन पूछ रहा है? रोजगार भैया, ये ठीक है त्यागी जी, ठीक है। आप बंटवारे की भैया राजनीति कर रहे हो। अरे भाई रुको, अरे रुको, वहां न्यूक्लियर वॉर होने जा रहा है, आप अपने गुलेल लिए बीच में घुस रहे हो। कहां चक्कर में पड़े हो महाराज? रुक जाओ। उमेश यादव आ रहे, स्वामी जी आपके पास आएंगे। उमेश यादव, मुझे लगता है कि जो बात अभी नितेंद्र जी ने चलते चलते यूं ही गुस्से में कह दी थी, वो महत्वपूर्ण बात है कि
समाजवादी पार्टी को लगता है कि भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण पर खेलती है और सफलता प्राप्त करती है, तो उसने अब ये सोचा है कि हम जातीय ध्रुवीकरण पर खेलेंगे। इसको और मैं सरल कर दूं, ये कठिन शब्द है ताकि यूपी की जनता, सब देश की समझ ले। 80 के दशक में संघ परिवार समूचे हिंदू समाज को एक बड़ी सीमा तक एक बड़े तंबू के नीचे लाके खड़ा कर दिया उसने। उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी चूंकि भाजपा थी, इसलिए उसको अकल्पनीय लाभ मिला और वो यहां तक पहुंच गई 300 सीट, 330 सीट। ओके, अब सपा जो मुझे समझ आ रहा है, ये जो नितिन जी कह रहे हैं उनको, उसका अर्थ मैं उसी पर टिप्पणी चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि वो जो बड़ी राउटी है जिसके नीचे भाजपा ने सारे को खड़ा कर दिया, ठीक, कि 44% ओबीसी, मैं पीड़ा जान सकता हूं, 44% ओबीसी देश में भाजपा को वोट कर रहा है, 44%। तो वो सपा को लगा होगा कि अगर ये 10% और हो गया, 6% और हो गया, 7%, तो उसके बाद क्या बचेगा। इसलिए उनको लगा कि स्वामी प्रसाद को खड़ा किया जाना चाहिए और उनसे कुछ जातियों को, वर्गों को निकालकर उनकी अलग अलग छोटी छोटी राउटी लगानी चाहिए। राउटी समझ रहे हैं ना, जैसे गंगा में मेला तट प्रयागराज में लगती है, मेला तट पे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ऐसा ही है क्या? जी, आपका अनुभव वास्तव में बहुत समृद्ध है, आप उसकी जड़ तक पहुंच गए, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं। बिल्कुल सही बात है कि ये फैक्ट है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के पैटर्न को अपनाकर उसके पीछे चलकर नकल करके सफल होना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम 80-20 का बंटवारा करके जो इस तरीके की चीजें की, उसके बाद उनको लगातार 4 चुनाव में सफलता मिली। अब समाजवादी पार्टी ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय के अगेंस्ट, अभी सुनील सिंह साजन जी के बयान को मैं सुन रहा था आपके चैनल पे, उन्होंने कहा कि 6743 जातियां एक तरफ और ये 3 सवर्ण जो प्रमुख वर्ग हैं वो एक तरफ। इसीलिए तुलसीदास दुबे पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि दुबे के अगेंस्ट सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। सच ये है अमिताभ जी कि समाजवादी पार्टी के पास अभी भी विजन की कमी है, वो मूलभूत समस्याओं पे जा नहीं पा रहे हैं। जय श्री राम बोलने लगे क्या? नितिन नायक क्लियर है, अभी तो जाति जनगणना की बात करने आए थे, अभी तो पिछड़ों की बात करने आए थे, क्या फिर से जय श्री राम बोलने लगे? जय हो भाई, जय हो। ठीक, एक जय हो आपकी। आप अपना स्टैंड तो क्लियर करिए, आप बताइए। समाजवादी पार्टी की बात तो वास्तव में बराबरी की बात करती है। 43 जातियों, चलिए आप ठीक, अरे भाई नहीं, आप एक वर्ग को एक साथ जोड़ के एक अधूरी राजनीति करना चाहते हैं। जय श्री राम बोलोगे कि जाति जनगणना करवाओगे? ठीक।